एक जादुई दुनिया जहाँ के राजा को मारकर एक ब्लैक जादूगरनी अपना कब्जा कर लेती है और वहाँ के लोगों पर बहुत जुल्म करती है। अब इस राज्य को उस जादूगरनी के जुर्म से एक तिलस्मी तलवार ही बचा सकती है, मगर भविष्यवाणी के मुताबिक उस तलवार तक सिर्फ आखिरी योद्धा ही पहुँच सकता है। हेलो एवरीवन, वेलकम टू न्यू मूवी 431। कहानी की शुरुआत में हम एक जंगल को देखते हैं जहाँ कुछ सिपाही एक आदमी का पीछा कर रहे होते हैं और कुछ दूर चलने पर उसे चारों ओर से घेर लेते हैं। वो आदमी उनसे लड़ने लगता है और एक एक करके उन सबको मार देता है। तभी उसके पास एक वाइट उल्लू आता है और देखते ही देखते वो एक लड़की बन जाता है। इसका नाम मरमरा है और यही इस राज्य की महारानी है। वो आदमी जादूगरनी मरमरा के ऊपर तलवार तान देता है, मगर मरमरा अपने जादू से उसकी तलवार को रबड़ का बना देती है और उस आदमी को पत्थर का। मरमरा का सिपाही उस आदमी का घोड़े को पकड़कर लाता है। मरमरा उस घोड़े के ऊपर अपना हाथ रखती है और वो घोड़ा भी एक आदमी बन जाता है। मरमरा उसे कहती है कि क्या ये तुम्हारा आखिरी योद्धा था, और कहती है कि हर बार आखिरी योद्धा आता है, और अपनी आखिरी सांस लेकर चला जाता है। मरमरा के सिपाही उस योद्धा को पानी में फेंक देते हैं। यहाँ हम बहुत सारे पत्थर के आदमियों को देखते हैं जिन्हें देखकर ये पता लगता है कि मरमरा अब से पहले कई योद्धाओं को मार चुकी है। मरमरा उस बूढ़े आदमी को भी मारने वाली होती है, मगर वो किसी तरह अपनी जान बचाकर पानी में कूद जाता है। फिर हम रशिया को देखते हैं जहाँ पर इवान नाम का मैजिशियन कंपटीशन में भाग ले रहा होता है। इवान अनाथ होता है और उसे कोई जादू वादू नहीं आता, वो सिर्फ लोगों का बेवकूफ बनाता है। इसीलिए इवान वहाँ एक आदमी से सेटिंग कर लेता है और ग्रैंड फिनाले तक पहुँच जाता है। इवान जीतने के बाद बाहर आता है और उस आदमी को पैसे देता है। यहाँ इवान एक बूढ़ी लेडी को देखता है। वो लेडी इवान को बताती है कि बहुत जल्द तुम दूसरी दुनिया में जाकर एक चलता फिरता मुर्गी जैसा घर जलाने वाले हो और वहीं से तुम्हारा बुरा वक्त शुरू हो जाएगा। इवान उस औरत को पागल समझकर अपने घर आ जाता है। यहाँ इवान की मेड मीना इवान से कहती है कि ये चीटिंग करके जीतना तुम कब बंद करोगे। तभी इवान को एक बहुत बड़े बिजनेसमैन की वाइफ का कॉल आता है। इवान उसके पास आ जाता है और अपना ट्रीटमेंट शुरू कर देता है और उसे बताता है कि तुम्हारे ऊपर एक खतरनाक चुड़ैल का साया है और तुम्हारे पति उसके साथ मिले हुए हैं। वो लेडी बहुत डर जाती है। वो इवान से कहती है कि मुझे बचा लीजिए, मैं आपको मुंह मांगी कीमत दूंगी। इवान अपने नकली टोटके कर उस औरत से पैसे ऐंठ लेता है। तभी इवान को एक कॉल और आता है। इवान वहाँ से सीधा एक हॉस्पिटल में आ जाता है। वहाँ एक बच्चा 6 साल से कोमा में होता है। उस बच्चे के पेरेंट्स इवान से कहते हैं कि आप हमारे बच्चे को बचा लीजिए, हम आपको मुंह मांगी कीमत देंगे। इवान उन्हें मना कर देता है और उदास होकर वहाँ से जाने लगता है और अपने बचपन को याद करने लगता है। फिर कहानी फ्लैशबैक में चली जाती है जहाँ हम देखते हैं कि इवान के दोस्तों ने इवान को एक अलमारी में बंद कर दिया था। तभी इवान को उस अलमारी में एक सुई मिलती है जिसकी मदद से इवान उस अलमारी से बाहर आ जाता है और अपने दोस्तों को बिस्तर से बांध देता है और यहीं से ये अफवाह उड़ जाती है कि इवान एक जादूगर है। फिर कहानी प्रेजेंट में आ जाती है। इवान अपनी उस सुई को देख रहा होता है। तभी वहाँ वो बिजनेसमैन आ जाता है जिसकी वाइफ को इवान ने बेवकूफ बनाया था। इवान अपनी जान बचाकर भागने लगता है और एक राइड के अंदर आ जाता है। इवान उस राइड से होते हुए पेड़ के अंदर से निकलता है और उसी जादुई दुनिया में आ जाता है। यहाँ इवान को एक बूढ़ा आदमी मिलता है जो हर साल यहाँ एक योद्धा लाता है। इवान उसे देखकर डर जाता है और उसे मारने के लिए एक सूखी लकड़ी उठाता है। इवान जैसे ही उसे मारने लगता है वो लकड़ी एक पेड़ से जुड़कर हरी हो जाती है। इवान समझता है कि वो शायद कुछ सपना देख रहा है। वो आदमी इवान को बताता है कि तुम हमारे बड़े महाराज एलिया के बेटे हो। इवान उसे कहता है कि मेरे कोई माँ बाप नहीं है, तुम्हें कोई गलतफहमी हुई है। वो आदमी इवान को कहता है कि तुम हमारे राजकुमार हो। कुछ साल पहले तुम्हारे पिता एलिया ने मुझसे कहा था कि मैं तुम्हें पृथ्वी पर छोड़ दूं। इवान को फिर भी उसकी बातों पर विश्वास नहीं होता, तो वो आदमी इवान को उसके पिता की अंगूठी देता है और इससे पहले कि वो इवान को कुछ और बताता तभी उसे एक तीर आकर लगता है और वो बूढ़ा आदमी वहाँ से गायब हो जाता है। तभी वहाँ कुछ सिपाही आते हैं और इवान को मारने वाले ही होते हैं। तो इवान अपनी जान बचाने के लिए उन सिपाहियों से कहता है कि मैं बड़े महाराज एलिया का बेटा हूँ। ये सुनकर वो सिपाही इवान को पकड़कर महल ले आते हैं और राजा डोरबेनिया से कहते हैं कि ये खुद को बड़े महाराज एलिया का बेटा बता रहा है। राजा डोरबेनिया इवान के हाथ में उस अंगूठी को देखता है और उसे यकीन हो जाता है कि ये सच बोल रहा है। राजा डोरबेनिया इवान से कहता है कि मैं तुम्हारा चाचा हूँ। तभी वहाँ पर महारानी मरमरा आ जाती है। राजा डोरबेनिया इवान से कहता है कि ये तुम्हारी चाची है। मरमरा डुरबेनिया से कहती है कि मैं इन्हें इनका कमरा दिखा देती हूँ। मरमरा इवान को वहाँ से ले जाती है और अंदर ले जाकर इवान को बंदी बना लेती है। यहाँ इवान एक मॉन्स्टर को देखता है जिसके शरीर के अलग अलग हिस्से कर उसे बर्फ में जमा रखे थे, लेकिन वो फिर भी जिंदा था। उसे जिंदा देखकर इवान हैरान हो जाता है। इवान उस मॉन्स्टर से पूछता है कि तुम जिंदा कैसे हो और तुम कौन हो। वो अपना नाम कोश्चे बताता है। कोश्चे इवान से कहता है कि तुम्हारा नाम इवान है और तुम पृथ्वी पर जादू दिखाकर लोगों का उल्लू बनाते हो।
हो और बताता है कि मैं भी एक जादूगर हूँ और मैं भी लोगों को उल्लू बनाता हूँ, मगर मैं असली उल्लू बनाता हूँ। इवान उसे कहता है कि अगर तुम असली जादूगर हो तो क्या तुम मुझे मेरे घर भेज सकते हो। कोस्चे इवान से कहता है कि यही तुम्हारा घर है, विल्कोरिया यानी जादू नगरी। इवान समझ जाता है कि वो सच में किसी और ही दुनिया में आ गया है। बाहर सिपाही गागा यागन नाम की विच को पकड़कर उसी कैद खाने में ले आते हैं जहाँ इवान और कोस्चे कैद थे। इवान कोस्चे से पूछता है कि यहाँ से पृथ्वी पर जाने का कोई तो तरीका होगा। कोस्चे इवान से कहता है कि यहाँ से वापस जाने का सिर्फ एक ही तरीका है, वो तिलस्मी तलवार। इवान उसे कहता है कि क्या वो तलवार किसी टाइम मशीन की तरह काम करती है। कोस्चे उसे सारी बात बताता है। वो कहता है कि 3000 साल पहले इस जादू नगरी में एक बड़ा महान जादूगर रहता था। उसने एक बच्चे को अपना चेला बनाया, मगर उस बच्चे ने पूरी जादू नगरी में हड़बड़ी मचा दी थी। तो जादूगर समझ गया कि ये बच्चा उसे भी मार देगा। तो जादूगर ने उस बच्चे से बचने के लिए अपने जादू से एक तिलस्मी तलवार बनाई और जब चांद और सूरज एक जगह इकट्ठा हुए तो उस तलवार पर लगे नगीने से एक रोशनी निकली जिससे वो जादूगर अमर हो सकता था। मगर उससे पहले ही उस बच्चे ने उस जादूगर को धोखे से मार दिया और खुद उस तलवार के सामने आकर खड़ा हो गया, मगर उसका दिल उस तलवार के नगीने में फंस गया। मगर बिना दिल वाला वो बच्चा अमर हो गया जिसका नाम कोस्चे यानी मैं हूँ, और बताता है कि मैंने 1000 साल तक इस जादुई नगरी पर राज किया, मगर महाराज एलिया से हुई जंग में मैं हार गया और वो तलवार महाराज एलिया के हाथ में चली गई और कोई दोबारा मुझ जैसी शैतानी ना करे, इसीलिए महाराज एलिया ने उस तलवार को कहीं छिपा दिया और मेरे टुकड़े टुकड़े कर इस कैद खाने में बंद कर दिया हमेशा हमेशा के लिए। इवान पूछता है कि इस वक्त वो तलवार कहाँ है। कोस्चे कहता है कि ये तो बड़े महाराज एलिया ही जानते थे या फिर मैं, और बताता है कि कई योद्धा उस तलवार के चक्कर में या तो जला दिए गए या फिर पत्थर के बुत बना दिए गए और अब आखिरी योद्धा तुम हो। फिर हम महारानी मरमरा को देखते हैं। राजा उससे पूछता है कि मेरा भतीजा कहाँ है। महारानी कहती है कि आप उसकी चिंता मत कीजिए, वो बिल्कुल ठीक है। उधर वो बीच बाबा यागा अपनी पोटली से एक मेंढक को निकालती है जो बाहर पहरा दे रहे सिपाही के पास आ जाता है और देखते ही देखते वो मेंढक एक लड़की बन जाता है जिसे देखकर वो सिपाही बेहोश हो जाता है। इस लड़की का नाम लीसा है। लीसा उस विच को वहाँ से आजाद करवाती है और फिर वो दोनों मिलकर कोस्चे को आजाद करने लगते हैं। यहाँ हमें पता लगता है कि वो दोनों यहाँ कोस्चे को छुड़ाने आई थी। कोस्चे इवान को भी आजाद करवा देता है क्योंकि सिर्फ इवान ही है जो उस तलवार तक पहुंच सकता है। इवान अपना सामान उस सिपाही के पास से लेने लगता है। उस सिपाही के हाथ में एक रस्सी बंधी थी जिसकी वजह से वहाँ का घंटा बज जाता है और वहाँ बहुत सारे सिपाही आ जाते हैं। लिसा और कोस्चे उनसे लड़ने लगते हैं और किसी तरह वहाँ से भागकर एक घर में आ जाते हैं। वो विच अपने जादू से उस घर को मुर्गी जैसे पेड़ लगा देती है और वो घर बहुत तेजी से भागने लगता है। बाहर सिपाहियों की आवाज सुनकर महारानी जाग जाती है और उल्लू बनकर उनका पीछा करने लगती है, मगर वो विच एक मर्तबान से उस उल्लू को गिरा देती है। अगली सुबह मरमरा महाराज को बताती है कि आपका खून गद्दार हो गया, वो कोस्चे के साथ मिल गया है। ये सुनकर राजा को बहुत गुस्सा आता है। वो अपने सिपाहियों को इवान को ढूंढने भेजता है। उधर वो घर उन्हें लेकर एक जंगल में आ जाता है। वो विच इवान से कहती है कि मेरे लिए चाय बनाओ, मगर इवान से गलती से उस घर में आग लग जाती है। इवान उस विच से कहता है कि मुझे माफ करना, आपकी मुर्गी में आग लग गई है। ये देखकर वो विच और लिसा जल्दी से उस घर में जाती है क्योंकि उस घर में उस विच की सारी जादुई जड़ी बूटियां थी। विच और लिसा जल्दी से उन सारी जड़ी बूटियों को बाहर निकालती हैं और वो घर वहां से भाग जाता है। उसे जाते देख इवान को वो बुढ़िया याद आती है जिसने उसे कहा था कि तुम बहुत जल्द मुर्गी जैसा देखने वाला चलता फिरता घर जलाने वाले हो और जब ऐसा होगा वहीं से तुम्हारा बुरा वक्त शुरू हो जाएगा। वो विच गुस्से में इवान को अपनी झाड़ू से मारने लगती है और लिसा से कहती है कि तेल गर्म करो, आज मैं इसी के पकौड़े बनाकर खाऊंगी। कोस्चे उस विच से कहता है कि हमें इसकी जरूरत है, वो एक सच्चा योद्धा है और महाराज एलिया का एक लौता बेटा, ये तलवार ढूंढने में हमारी मदद करेगा। इवान बिना सोचे उस झाड़ू को तोड़ देता है क्योंकि उसे पता नहीं होता कि एक विच के लिए झाड़ू कितनी जरूरी होती है। ये देखकर वो विच उदास हो जाती है और इवान से कहती है कि ये तुमने क्या किया। इवान उसे कहता है कि इतनी उदास होने की जरूरत क्या है, ये एक मामूली झाड़ू ही तो है, मेरे ख्याल में तुम्हें वैक्यूम क्लीनर इस्तेमाल करना चाहिए। विच कहती है कि वो क्या होता है। कोस्चे हम दोनों की बहस को बंद कराता है और इवान से कहता है कि हमें हरी घाटी जाना होगा जहाँ वो तलवार है, और अगर तुमने तलवार ढूंढने में हमारी मदद की तो मैं तुम्हें तुम्हारे घर भेज दूंगा। और फिर वो चारों हरी घाटी की तरफ निकल पड़ते हैं। रास्ते में कोस्चे उन्हें बताता है कि पहले हमें मोरमान के पास जाना होगा। इवान कोस्चे का हाथ निकालकर सबके साथ फोटो लेता है। उधर मरमरा उनका पीछा करते हुए उसी जगह आ जाती है जहाँ इवान और उसके साथी रुके थे। वहाँ एक सिपाही विच के बनाई जाल में फंस जाता है और एक पेड़ बन जाता है। उधर कोस्चे लिसा को एक दरिया के किनारे बैठा देता है क्योंकि मोरमान उसी पानी में रहता था। इवान कोस्चे से कहता है कि उसे वहाँ क्यों बिठा दिया। कोस्चे उसे बताता है कि मोरमान वैसे तो किसी की बात नहीं सुनता, मगर खूबसूरत लड़की उसकी कमजोरी है। इवान कहता है कि हमें उसकी जरूरत क्या है। विच इवान को बताती है कि उसके बिना हम खूनी नदी पार नहीं कर सकते। तभी मोरमैन वहाँ आ जाता है। ये एक मॉन्स्टर होता है, वो लिसा पर हमला कर देता है। इवान लिसा को बचा लेता है। कोस्चे मोरमैन से कहता है कि तुम हमें वो खूनी नदी पार करा दो, उसके बाद जादुई नगरी पर हमारा राज होगा और फिर तुम्हें किसी से डरने की जरूरत नहीं है। वो विच इवान और लिसा से कहती है कि वो कोस्चे की बात नहीं मानेगा, मेरी खूबसूरती ही हमें बचा सकती है। वो विच
एक जादुई सेब बनाती है और उसे खा लेती है, जिसके बाद वो विच एक खूबसूरत लड़की बन जाती है, जिसे देखते ही मोरमैन उनके साथ जाने के लिए मान जाता है और वो सब लोग खूनी नदी की तरफ निकल पड़ते हैं। उनके जाने के बाद रानी मरमरा वहाँ आती है और अपने जादू से पता लगा लेती है कि इवान और उसके साथी मोरमैन के साथ तलवार ढूंढने जा रहे हैं। मरमरा एक जादुई तीर चलाती है जो सीधा महल के एक सिपाही को आकर लगता है और वो सिपाही मरमरा बन जाता है। वो राजा को कोचे और इवान की सारी खबर देती है। उधर वो लोग एक बहुत विशाल गुफा के अंदर आ जाते हैं। इस गुफा के अंदर एक राक्षस होता है जो उस गुफा पर पहरा दे रहा होता है। ये सब दबे पांव वहाँ से निकलने लगते हैं। तभी इवान के फोन का अलार्म बज जाता है और वो राक्षस उन्हें देख लेता है और उन पर हमला कर देता है। लिसा इवान को कहती है कि तुम महाराज एलिया के बेटे हो तो तुम इस राक्षस को मार सकते हो। इवान लिसा को इम्प्रेस करने के लिए उस राक्षस से लड़ने चला जाता है और देखता है कि वो राक्षस एक लड़की है, तो इवान उसके सामने डांस करने लगता है, जिसे देखकर वो राक्षस बहुत खुश होती है और उन्हें जाने देती है। फिर वो लोग खूनी नदी के पास आ जाते हैं। इवान कोश्चे से कहता है कि मैंने सोचा था कि खूनी नदी का पानी लाल होगा, मगर ये तो साफ पानी है। इवान की बात सुनकर वो बीच पानी में एक पत्थर फेंकती है जिसे पिराना खा लेती है। वो बीच इवान से कहती है कि अब तुम्हारी समझ में आया कि इसे खूनी नदी क्यों कहते हैं, क्योंकि ये पिराना हमारी हड्डियों को भी ऐसे ही खा लेंगी। फिर वो लोग मोरमैन को उस पानी में भेज देते हैं। इवान कोश्चे से कहता है कि मुझे नहीं लगता कि वो उन मछलियों को समझा पाएगा। कोश्चे इवान से कहता है कि अपनी बकवास बंद करो, मोरमैन मछलियों का राजा है और राजा कभी हारा नहीं करते। तभी मोरमैन पानी से बाहर आता है और उन्हें कहता है कि मुझे बचाओ, ये मछली मुझे खा जाएंगी। ये देखकर वो बीच और लिसा कोश्चे पर बहुत गुस्सा होती हैं और कोश्चे से कहती है कि क्या इसीलिए हमने तुम्हें छुड़ाया था। कोश्चे उनसे लड़ने लगता है मगर इवान बीच में आ जाता है। लिसा वहाँ से गुस्सा होकर चली जाती है। इवान पूछता है कि इसे क्या हुआ। कोश्चे इवान को लिसा के माँ बाप के बारे में बताता है। वो कहता है कि लिसा के माँ बाप मेंढक हैं। इवान कहता है कि मैं कुछ समझा नहीं। कोश्चे बताता है कि एक दिन लिसा के गाँव के पास से राजा डोरमेनिया की सवारी निकल रही थी, तो राजा डोरमेनिया की प्यार भरी नजर लिसा पर पड़ी, जिसे देखकर रानी मरमरा जल भुन गई और उसने लिसा और उसके परिवार को अपने जादू से मेंढक बना दिया और उन्हें नाली में फेंक दिया। बाबा यागा ने लिसा को बचा लिया और कहा कि तुम जब चाहो इंसान बन सकती हो, मगर वो जादू उस वक्त तक नहीं टूटेगा जब तक वो तिलस्मी तलवार हमें मिल नहीं जाती। हम उसकी मदद से ही लिसा के परिवार को दोबारा इंसान बना सकते हैं। ये सुनकर इवान लिसा के पास आता है और उसे मना लेता है। तभी वहाँ रानी मरमरा आ जाती है और वो सब पास के कुएं में कूद जाते हैं। विच अपनी जादुई बाल्टी उस कुएं के ऊपर रख देती है। सिपाही उस बाल्टी को काटने लगते हैं। इस कुएं के नीचे एक खुफिया रास्ता होता है, तो मोरमैन उस कुएं का सारा पानी पी लेता है और इवान और उसके साथियों को वहाँ से निकाल देता है। ये देखकर मरमरा मोरमैन को मार देती है, जिसके प्रेशर से मरमरा उस कुएं से बाहर आ जाती है। इवान और उसकी टीम हरी घाटी की सरहद पर आ जाती है। फिर रात हो जाती है। इवान लिसा का मजाक उड़ाने लगता है, तो लिसा नाराज होकर उठकर वहाँ से चली जाती है। इवान लिसा को मनाने के लिए उसके पास आता है और लिसा से माफी मांगता है और अपनी बचपन की साथी उस सुई को भी लिसा को दे देता है और लिसा को सारी सच्चाई बताता है। लिसा इवान से कहती है कि तुम जानते हो ना कि उस तलवार को सिर्फ राजा का बेटा ही उठा सकता है। किसी और ने अगर उसे हाथ भी लगाया तो वो वहीं जलकर मर जाएगा। इवान लिसा से कहता है कि हम कुछ ना कुछ कर लेंगे। फिर वो सब सो जाते हैं। सुबह मरमरा अपने सिपाहियों के साथ वहाँ आ जाती है और उन सबको बांध लेती है। लिसा वहाँ से भागने लगती है तो मरमरा अपने जादू से उस पर हमला करती है और लिसा फिसलकर वहाँ से नीचे गिर जाती है। मरमरा सोचती है कि लिसा मर गई, मगर लिसा मेंढक बनकर इवान के लॉकेट से लटक जाती है। मरमरा इवान को लेकर उन तलवार के पास आ जाती है। वहाँ बहुत सारी तलवार होती है। इवान वहाँ से एक तलवार को उठाता है और बहुत खुश होता है। तभी वो तलवार टूट जाती है। ये देखकर इवान वहाँ से भागने लगता है, तो मरमरा इवान पर अपने जादू से हमला कर देती है। तभी इवान के हाथ वहाँ एक लकड़ी लग जाती है और वो लकड़ी इवान के हाथ में आते ही एक तलवार बन जाती है। दरअसल वही असली तिलस्मी तलवार होती है। इवान उसे लेकर आगे बढ़ता है तो वो तलवार एक पत्थर से टकरा जाती है और उस पत्थर को एक बर्फी की तरह काट देती है, जिसे देखकर मरमरा और उसके सिपाही डर जाते हैं। इवान अपने साथियों को आजाद करवाता है। तभी वहाँ डोरमेनिया आ जाता है। इवान उसे सारी बात बताता है और यहाँ इवान को पता लगता है कि उसका चाचा भी मरमरा के साथ मिला हुआ है। इवान उस तलवार को कोश्चे को दे देता है, मगर कोश्चे भी राजा से मिला हुआ होता है। दरअसल राजा और कोश्चे के बीच एक डील होती है, क्योंकि तलवार का हीरा डोरमेनिया के पास होता है। डील ये थी कि कोश्चे राजा को तलवार देगा और राजा उसे वो हीरा देगा जिसमें कोश्चे का दिल कैद है। मगर मरमरा कोश्चे को धोखा देती है। वो कोश्चे को नकली हीरा दे देती है। तभी लिसा वहाँ आ जाती है और राजा पर हमला कर देती है। राजा के हाथ से वो तलवार नीचे गिर जाती है, जिसे इवान उठा लेता है। लिसा इवान से कहती है कि तलवार चलाओ, मगर इवान उस तलवार की मदद से पोर्टल खोलकर पृथ्वी पर आ जाता है। ये देखकर लिसा को बहुत बुरा लगता है, क्योंकि लिसा इवान से प्यार करने लगी थी। लिसा इवान के लॉकेट को उसी पोर्टल के अंदर फेंक देती है। इवान वहाँ से अपने घर आ जाता है, मगर उसका मन बहुत उदास होता है। इवान रोज उनकी फोटो को देखता है
और उन्हें याद करता है। फिर एक दिन इवान वापस जादुई दुनिया में जाने का फैसला करता है और उसी राइड के अंदर आ जाता है, मगर इस बार वो जादुई दुनिया में नहीं जा पाता। तभी वहाँ पुलिस आ जाती है और इवान को गिरफ्तार कर लेती है, क्योंकि इवान बिना टिकट उस राइड में गया था। पुलिस स्टेशन में इवान को वही बूढ़ा आदमी मिलता है। इवान उसे बताता है कि मैंने उस तिलस्मी तलवार को ढूंढ ली है और फिर मैं वहाँ से भाग गया, मगर मैं अब वापस जाना चाहता हूँ। वो बूढ़ा आदमी कहता है कि मैं तुम्हें वापस भेज सकता हूँ, मगर मेरी छड़ी इन पुलिस वालों ने ले ली है। इवान उस पुलिस ऑफिसर से कहता है कि तुम्हारा प्रमोशन रुका हुआ है क्योंकि तुम पर किसी चुड़ैल का साया है और मैं उस चुड़ैल को पकड़ सकता हूँ, बस मुझे वो छड़ी दे दो। ऑफिसर छड़ी इवान को दे देता है। वो बूढ़ा आदमी इवान से कहता है कि तुम्हें वहाँ जाते ही काल कोठरी में जाना होगा, वहाँ एक ड्रैगन कैद है, तुम उसे ये खिला देना, वो तुम्हारी मदद करेगा। ये कहकर वो इवान को वापस जादुई नगरी में भेज देता है। इवान उस ड्रैगन के पास आ जाता है। इवान उस ड्रैगन को देखकर हैरान हो जाता है क्योंकि वो बहुत छोटा होता है। तभी वहाँ कुछ सिपाही आ जाते हैं और इवान को पकड़कर राजा के सामने ले आते हैं। इवान उन्हें गन दिखाता है, जिसे देखकर सब डर जाते हैं। राजा अमर होने के लिए उस तलवार और हीरे को एक कर देता है। इवान राजा को गोली मार देता है, मगर तब तक राजा अमर हो जाता है। तभी वहाँ वो छोटा ड्रैगन आ जाता है और अपने मुंह से आग बरसाने लगता है, जिसकी वजह से वहाँ भगदड़ मच जाती है और इवान मौका मिलते ही लिसा को खोल देता है। लिसा इवान से कहती है कि हमें तलवार से हीरा निकालना होगा। इवान डोरमेनिया को लड़ने के लिए ललकारता है तो राजा इवान से लड़ने के लिए मान जाता है और इवान से लड़ने लगता है। इवान राजा से कहता है कि तिलस्मी तलवार से तो कोई भी लड़ सकता है, हिम्मत है तो बिना इसके लड़ो। राजा इवान की उस बात को भी मान लेता है और वो बिना तिलस्मी तलवार के इवान से लड़ने लगता है और लड़ते वक्त इवान को बताता है कि उसने कैसे उसके पिता को मारा था। फिर कहानी फ्लैशबैक में चली जाती है और हम राजा एलिया को देखते हैं, जिसने डोरमेनिया को हरा ही दिया था, मगर तभी वहाँ पर मरमरा आ जाती है और वो एलिया को पत्थर का बना देती है। यहाँ हमें पता लगता है कि डोरमेनिया ने गद्दी के लिए अपने भाई को ही मरवा दिया था। फिर कहानी प्रेजेंट में आ जाती है। लिसा उस हीरे को तलवार से निकालने लगती है, मगर मरमरा उस पर हमला कर देती है और उन दोनों में फाइट होने लगती है। लिसा किसी तरह उस हीरे को उस तलवार से अलग कर देती है। तभी कोस्चे को वो ड्रैगन आजाद कर देता है। कोस्चे उस हीरे को उठा लेता है। उधर डोरमेनिया इवान को मारने वाला ही होता है। तभी कोस्चे उस हीरे को तोड़ देता है। अब क्योंकि कोस्चे और डोरमेनिया की जान उस हीरे के अंदर होती है तो वो दोनों मर जाते हैं। ये देखकर मरमरा जादुई नगरी छोड़कर भाग जाती है। उसके जाते ही महाराज एलिया भी पत्थर से इंसान बन जाते हैं और महल में शानदार दावत उड़ाई जाती है। वहाँ इवान एक बच्चे को देखता है, जिसे देखते इवान को कोमा में पड़ा वो बच्चा याद आ जाता है, जिसे इवान बचा नहीं सका था, मगर अब इवान उस बच्चे को बचा सकता है। इसीलिए इवान अपने पिता से इजाजत लेकर एक बार फिर से पृथ्वी पर आ जाता है और उस बच्चे को जादुई दवा से ठीक कर वापस जादुई नगरी में आ जाता है और लिसा के साथ उसके माता पिता से मिलने चला जाता है। उधर पृथ्वी पर मरमरा इवान की मेड के पास आती है। वो मरमरा से कहती है कि कैसी हो बेटी, तुम्हें जादुई नगरी पर राज करने भेजा था और तुम हार कर वापस आ गई। यहाँ हमें पता लगता है कि मरमरा की असली माँ इवान की मेड है और यही हमारी मूवी का एंड हो जाता है। दोस्तों, अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। थैंक्स।